हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आपका आज अपनी 5S सिस्टम लीन टूल पार्ट 3 वीडियो को दिखाऊंगा, जिससे आपकी नॉलेज और स्किल में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी और ये आपके लिए यूज़फुल भी होगी। दोस्तों, मैं प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ट्रेनर हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस 5S सिस्टम लीन टूल पार्ट 3 से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हम लोग इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकें। 5S लीन टूल को जैसे अभी हमने लास्ट टाइम जब मैंने पार्ट 2 में आपको लर्निंग दी थी, इसके अंदर हमने लर्निंग क्या क्या ली है उसको मैं एक बार समराइज करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट आता है 5S सिस्टम मेरे और मेरी टीम के लिए ज़रूरी है, जिसमें मेरे पास टीम पॉजिटिव और नेगेटिव और इनसाइड बॉक्स थिंकिंग की हो सकती है, या मेरी टीम जल्दी गिव अप करने वाली हो सकती है। तो दोस्तों, इस टीम के अंदर भी हम अपने 5S सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा वर्किंग कल्चर या वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर ये इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है 5S सिस्टम। तीसरा पॉइंट है टीम वर्क इम्प्रूवमेंट, जो कि आप टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट से भी आप जान सकते हैं, जिसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, 5S सिस्टम TEI टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 5S सिस्टम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो TEI के बारे में भी ज़रूर सोचें, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी और आपका 5S स्कोर भी बढ़िया होगा और इम्प्लीमेंटेशंस में भी आपको ज़्यादा ईज रहेगा। पॉइंट नंबर 4, प्रोसेस में एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करता है। यह प्रोसेस को मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 5S नहीं लगता है, ये किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज में लग सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का OPD में रजिस्ट्रेशन करवाना, ये एक प्रोसेस है और इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर परचेज रिक्वेस्ट से PO को कंप्लीट करना एक प्रोसेस है। इसी प्रकार प्रोडक्टिविटी के अंदर इम्प्रूवमेंट। और 6 पॉइंट आता है वेस्ट आइडेंटिफिकेशंस, जो 7 प्रकार की होती हैं, जो हमने आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद में 7वां पॉइंट आता है वेस्ट रिडक्शन। इसमें पहले आपने आइडेंटिफाई किया वेस्ट को और उसके बाद में आपने वेस्ट का रिडक्शन शुरू किया। 8वां पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी। जब हम बाकी इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं तो सेफ्टी का डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग जाता है, क्योंकि आप अपने वर्क कल्चर के अंदर इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 9, 5S सिस्टम एक बहुत अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो कंपनियों में जो छोटी कंपनीज हैं, जहां पर कोई सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर कंपनीज जो छोटी होती हैं वो ये सोचती हैं कि 5S सिस्टम मेरे लिए नहीं बना है, जो कि गलत धारणा है। 5S सिस्टम जहां पर कुछ सिस्टम भी नहीं है वहां पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने ऊपर जो पॉइंट्स बताए हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स के, प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट्स के, वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। और 10वां पॉइंट है विजुअल मैनेजमेंट। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। विजुअल को आप सिंपली ये मान के चलें कि ये अगर आपने कर दिया तो आपकी बिजनेस ग्रोथ और ब्रांडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 5S सिस्टम ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा मेरे वर्क एरिया के अंदर। जैसे कि दिखाया गया है, ये 5 S हैं। पहला है सॉर्टिंग, फिर उसके बाद में है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है शाइन, और चौथा है स्टैंडर्डाइज, और 5वां है सस्टेन। तो पहले S के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सभी वो एलिमिनेट करनी है चीज़ें जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। और दूसरा S में होता है आइटम्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, ताकि उसका जब हम कार्य करें तो हमें आसानी से मिल जाए। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बारी जब हम ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो चीज़ों का ना मिलना, जो कि फैक्ट्री के अंदर है लेकिन हमें नहीं मिलती है, दैट मीन्स
सेट इन ऑर्डर पोजीशन में हमारी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। इसके अंदर एक बेस्ट एग्जांपल आता है सेट इन ऑर्डर में शैडो बोर्ड्स का, जिसमें हम लोग अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं जो असेंबली में यूज होते हैं, को रख सकते हैं विद शैडो बोर्ड्स। तीसरा पॉइंट आता है शाइन। इसका मतलब है क्लीन एंड इंस्पेक्ट। शाइन का मतलब खाली सफाई से नहीं है दोस्तों। मशीन में अगर हम क्लीनिंग करते हैं, जब हम शाइन करते हैं, तो उसके बाद में, जब हम क्लीनिंग करने के बाद में हमें चीज़ें कई नज़र आती हैं, जैसे कि क्रैक्स, जैसे कि ऑयल लीकेज, जैसे कि सील का कटा हुआ होना, जैसे कि बेल्ट कटी हुई होनी। तो इससे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस एरिया को हम शाइन एंड इंस्पेक्ट करें और हम अपना 3S को कंप्लीट करें। 4S का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज करना। इसका मतलब यह है कि इसको 1S, 2S, 3S के लिए जितने भी हमने कार्य पहले किए हैं, उसको हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर एक स्टैंडर्ड के रूप में लिखना, ताकि आगे उसके अंदर गलती ना हो, और स्मॉल छोटी छोटी जितनी भी आपने इंप्रूवमेंट्स भी की हैं उसको भी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर डालना। उसके बाद में पांचवा दोस्तों आता है सस्टेन। इसका मतलब ये है जितने भी स्टैंडर्ड्स आपने 4S में बनाए हैं और उसको आपने रेगुलरली हर एरियाज में जहां जहां बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसको बाद में रिव्यू और ऑडिट सिस्टम में डालना। ये 5S को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, जैसे मैंने आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताया। अब दोस्तों पहला आता है 5S सॉर्टिंग सिस्टम। ये जो शुरुआत है फर्स्ट 1S की, या फर्स्ट 1S में ये 3 एक्टिविटीज करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि रेड टैग एरिया सॉर्टिंग। आपको मैंने पहले भी बताया कि हमें एलिमिनेट करनी है वो चीज़ें जो कि हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंदर पहले रेड टैग एरिया बनाया जाएगा। रेड टैग एरिया क्या होता है? जो चीज़ें अनवांटेड हैं उस एरिया के अंदर या किसी जोन के अंदर उसको वहाँ पे रख दिया जाए। नंबर 2 आता है रेड टैग। जैसे मैंने इसके अंदर दिखाया है, सबसे ऊपर है नंबर। रेड टैग का एक नंबर हमें नियुक्त करना होगा। उसके बाद में नाम, डेट और आइटम की डिस्क्रिप्शंस, किस लोकेशंस में आपने इसको उठाया था और इसको क्वांटिटी कितनी है, और इसकी कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन किए हैं? इक्विपमेंट्स, टूल्स, फाइल्स तो नहीं है, फिनिश गुड्स तो नहीं है, मेंटेनेंस स्पेयर्स तो नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट या उनकी छोटी सप्लाईज तो नहीं है, रॉ मटेरियल तो नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं है, अननोन जो हम जानते नहीं है हम नोट कर सकते हैं, या कुछ अदर्स इसके अलावा। तो ये हमें टिक करना है किस कैटेगरी में आता है। दोस्तों इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सॉर्टिंग इवेंट बोर्ड। इसके अंदर ये हमेशा अपडेट होना चाहिए, और जैसे कि दिखाया गया है इसके अंदर इवेंट एरिया कौन सा है, किस जोन के अंदर आप खड़े हुए हैं, और डेट का स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। जो आप मीटिंग करेंगे तो उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। कौन कौन टीम मेंबर्स होंगे और उसका टारगेट्स क्या क्या है। टारगेट्स के अंदर टाइप ऑफ आइटम्स एंड फिजिकल एरिया, यानी कि जो आपने रेड टैग एरिया आपने रखा है सामान, उसमें कौन कौन सी आइटम ऐसी हैं जिसको आपने डिस्पोजिशन करना है और उसको किस फिजिकल एरिया के अंदर लेके जाना है। क्राइटेरिया में सॉर्टिंग करने के लिए हमें एक क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टीयरिंग कमेटी के साथ में कि हमें अगर कोई रेड टैग एरिया से कोई डिस्पोजिशन करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ऐसे ही अगला जोन में लिखा हुआ है रेड टैग। ये रेड टैग उसमें पड़े हुए होते हैं, साथ में वाइट आई होती है। किसी की आवश्यकता पड़ती है तो वो इस 5S सॉर्टिंग इवेंट से बोर्ड से ले सकता है। और इसके बाद में आता है 5S रेड टैग लॉग बुक। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लॉग बुक होती है जो ज़्यादातर A4 साइज में होती है, और इसको हम लैंडस्केप के अंदर स्पाइरल बाइंडिंग करके रख सकते हैं। और इसके अंदर रेड टैग नंबर आता है जो आपको मैंने रेड टैग एरिया उसमें टैग में दिखाया है, वो लिखा जाएगा किस जोन से आ रहा है, और आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसके डिस्पोजिशन आपने क्या की, और इसके आगे अप्रूवल के ऊपर साइन हो जाते हैं।
और तीसरा पॉइंट जो मैं इसमें दिखा रहा हूं दोस्तों, रेड टैग एरिया, ऑल आइटम मस्ट बी टैग। जब भी कोई आइटम अगर हम रेड टैग एरिया के अंदर लेके आते हैं वो रेड टैग होना चाहिए। अब आता है, हमने यहाँ तक हमने सीख लिया बेसिक्स 5S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, और हमने सॉर्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा। अब आता है कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन 5S का मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या मैं अपनी कंपनी के अंदर कैसे करूँगा, और इसको करने का तरीका है 5 स्टेप्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। और दोस्तों ये 5S ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही हो, जैसे हमने इसके अंदर बताया है ये माइनिंग में, हेल्थ केयर में, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, फूड्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल एंड गैसेस एंड वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स के अंदर भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है मैथोलॉजी का, वो आता है एस्टेब्लिश द 5S स्टीयरिंग कमेटी। इसके अंदर डिटेल में मैं आपको फर्स्ट स्टेप का अगली स्लाइड में बताऊंगा। दूसरा है 5S इम्प्लीमेंटेशंस का प्लान को तैयार करना, और तीसरा है कम्युनिकेशंस टीम के साथ, उसका भी एक प्लान तैयार होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्लांट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिकेशंस के प्लान को आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहिए, और इसको डिसिप्लिन तरीके से शुरुआत भी करनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है 5S की ट्रेनिंग, इसका भी प्लान होना चाहिए और इसका भी रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है 5S को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक पायलट जोन को तैयार करते हैं, जो कि जिसमें कि मेरे को क्विक रिजल्ट्स आएँ, या इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स जोन, जहाँ पे हमें कम एफर्ट्स करके ज़्यादा गेन मिल जाए। इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे स्टेप्स आएंगे। छठा पॉइंट आता है 5S कंपनी को पूरा होल वाइड शुरू करना, पूरी कंपनी के अंदर शुरू करना। सातवां पॉइंट आता है 5S की एक चेकशीट या ऑडिट स्कोर कार्ड को एक रूपरेखा दे करके तैयार करना। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस जोन के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑडिट करनी है, और ये पूरे 5S को कवर करता है चेकशीट। और आठवां पॉइंट आता है 5S सिस्टम का रिव्यू और निरंतर इम्प्रूवमेंट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आठवां पॉइंट रिव्यू नहीं होता है या निरंतर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट को हम नहीं देख रहे हैं, तो उसमें 5S के फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब पहला स्टेप आता है जो मैंने आपको बताया इन डिटेल, अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है, जैसे कि आपने देखा है जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन टीम कहते हैं। और सबसे ऊपर जो है वो है टॉप स्टीयरिंग कमेटी होती है, जिसको ड्राइव करते हैं प्लांट के मैनेजर्स। उसका होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि प्लांट के अंदर जितने भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं या जितने भी रिव्यूज़ किए जाएंगे वो स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किए जाएंगे। अब इसके बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग 5S का इम्प्लीमेंटेशंस का, जैसे हमने इसके अंदर दिखाया है एक रोड मैप। इस रोड मैप के अंदर क्या क्या है, नीचे हमने दिखाए हैं नंबर ऑफ मंथ्स। पहले है स्टार्टअप, जिसे हमने 0 मंथ से शुरू किया है, फिर 1 मंथ, 2, 5, 7 एंड 8। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिखाया है। और वर्टिकल के अंदर ये फोकस एरियाज हैं, जिसके अंदर ग्रीन में हमने दिखाया है क्रिएट अवेयरनेस। पूरे प्लांट के अंदर 5S की एक अवेयरनेस शुरू करना। दूसरा हमने दिखाया है बिल्डिंग कैपेसिटी। बिल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके पास एक टैलेंट या आपके पास ट्रेन मैन पावर या आपके पास ट्रेन लीन टूल्स की मैन पावर होनी जरूरी है। उसके लिए आप इसके अंदर डिफरेंट ट्रेनिंग्स करेंगे। और तीसरा है जो ब्लू कलर में दिखाया है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम पहले क्रिएट अवेयरनेस में जाते हैं। तो क्रिएट अवेयरनेस के अंदर सीनियर टीम को अवेयरनेस देनी है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन सभी एम्प्लॉयज़ को देनी है कि कंपनी के अंदर 5S शुरू हो गया है
और आप सबको ट्रेनिंग करनी सबको आवश्यक है, और उसके लिए हमें अपना एक प्लान तैयार करना होता है जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को कवर करना है। दूसरा फोकस एरिया आता है बिल्डिंग कैपेसिटी। इसमें लीडर्स को ट्रेनिंग देना अति आवश्यक है। जितने भी जोन के लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ट्रेनिंग पायलट जोन के एम्प्लॉयज़ को देनी ज़रूरी है, क्योंकि आप शुरुआत पहले एक पायलट जोन से करने जाते हैं, एक छोटे एरिया से करने जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ट्रेनिंग सभी एम्प्लॉयज़ को पूरे प्लांट के अंदर देनी है। और फिर चौथा पॉइंट आता है लीन टूल्स की ट्रेनिंग देनी है पूरे प्लांट के अंदर। और ये जो स्टेज होती है ये इसे हम कहते हैं एडवांस 5S लेवल, जिसके अंदर आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं और प्लांट की इंप्रूवमेंट करते हैं। तीसरा फोकस पॉइंट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर मैनेजमेंट का फोकस होना अति आवश्यक है, और इसके अंदर ये पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1, 5S एक्टिविटीज़ का बोर्ड का लगाना और उसका प्रयोग भी करना, खाली लगाना नहीं होना चाहिए, जिसका प्रयोग भी होना चाहिए। दूसरा है काइजन 5S का स्टार्ट कर देना। काइजन की ट्रेनिंग मैं अगले वीडियोस में दूंगा, बिकॉज ये काइजन भी एक लीन टूल है, और इसके अंदर जब आप शुरू करते हैं तो काइजन का फर्स्ट फोकस 5S के ऊपर होना चाहिए और 5S का स्टार्ट कर देना चाहिए काइजन के रूप में। और तीसरा है डेली वर्क्स मैनेजमेंट की मीटिंग होना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के अंदर हम लोग रिव्यू करते हैं अपने 5S के प्रोग्रेस को भी। और फिर उसके बाद में चौथा आता है काइजन को वेस्ट, जितने भी वेस्ट हो रहे हैं उसको भी काइजन के रूप में इम्प्लीमेंट करवाना। और इसके बाद में आता है स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइजेशन एक 4th S है, 4 नंबर का S है। स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है, नहीं तो आपने जहां से इंप्रूवमेंट शुरू की थी अगर आप स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो वापस आप उसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। तो इसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब आती है बात स्टेप नंबर 3 की। जैसे मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट प्रतिक्रिया एक्टिविटी है। इसके अंदर हमें वो सारे एफर्ट्स करने चाहिए ताकि पूरा टीम इन्वॉल्वमेंट का नज़र आए और उसके अंदर उनको लर्निंग भी हो। तो सब प्रकार के 5S एफर्ट जितने भी हम करते हैं उसको आपने सबसे पहले शुरू करना है व्हाट मीन्स क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम अगर 5S एफर्ट्स करने चले हैं, किसी भी जोन के अंदर इंप्रूवमेंट करने चले हैं, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होगा। उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, दैट मीन्स व्हाट। दूसरा आता है व्हाई। इसका मतलब क्यों है वो प्रॉब्लम, हमें उसको फाइंड आउट करना है। और उसके कई टूल्स होते हैं जिसमें एनालिसिस आप कर सकते हैं। वाई एनालिसिस हो सकता है, रूट कॉज एनालिसिस हो सकता है। उसके बाद में हाउ, कैसे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ये है कि हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जब वाई एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमें हाउ का मालूम चलेगा। उसके बाद में आता है व्हेन। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम कब तक कंप्लीट होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये ओपन एंड पर नहीं होना चाहिए, ये भी मेंशन होना चाहिए कि ये 2 दिन का काम में कंप्लीट होगा या 1 हफ्ते में होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है हु, अंत में कौन करेगा या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या ये इंडिविजुअल होगा या टीम से होगा। तो ये पूरी डिटेल में हमें कंप्लीट मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर जैसे हमने दिखाया है कि द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप, वैल्यूज़, कस्टमर ड्रिवन, सक्सेस एंड लॉयल्टी की फील आती है जब हम टीम के अंदर कम्युनिकेशंस करते हैं। स्टेप नंबर 4 दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है ट्रेनिंग का। 5S आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्लान नहीं है, और अगर आपका इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्लान नहीं होगा तो रिजल्ट विल नॉट कम। तो इसके अंदर जैसे हमने इसके अंदर दिखाया है कि कोचिंग, टीचिंग, नॉलेज, जिससे हमें ट्रेनिंग के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्किल का इम्प्रूवमेंट आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, वर्किंग या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, लर्निंग मिलेगी और एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट हो जाती है इसके अंदर। तो ये एक हाई फोकस एरिया होना चाहिए
जिससे कि रिजल्ट्स 5S के अंदर जल्दी आते हैं। नाउ कमिंग टू 5, स्टेप नंबर 5। तो जैसे हमने बोला कि पायलट या अपना जो पहला जोन होगा जिसके अंदर आप 5S करना शुरू करेंगे, तो ये रैंडमली नहीं चूज करना चाहिए, हमें चूज उस एरिया को करना चाहिए जिसके अंदर एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट कम लगे और गेन या बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो जैसे मैंने इसके अंदर ग्राफ में दिखाया है कि $20 के खर्च अगर आप करते हैं तो आपको $100 का गेन आ जाता है। तो हमें ये वाला एरिया हमें पहले चूज करना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट $20 की है और हमें गेन मिल रहा है $100 का। अगर सिमिलरली अगर आप देखें तो इसी के ऊपर ही $100 का गेन आ रहा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट जो है $200 की है, तो हम इस एरिया को नहीं लेंगे, हम पहले $20 वाले को ही लेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं जोन को, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पेस। जो वहाँ पे जो टीम काम कर रही है वो जल्दी चेंज हो, एडॉप्टिव हो और प्रोग्रेसिव हो, ताकि हमारे को रिजल्ट्स 5S के ज़्यादा जल्दी से जल्दी आए। स्टेप नंबर 6 दोस्तों, ये स्टेप हमें ऑर्गेनाइजेशन में फुल इम्प्लीमेंटेशंस करने में करते हैं। आफ्टर पायलट जोन जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर बारी आती है पूरी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की। और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो हैं, इसको शुरू करने से पहले ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्ट्रॉन्ग विजिबल स्टीयरिंग टीम होनी ज़रूरी है, जिसकी सपोर्ट होनी ज़रूरी है। उनके रिजल्ट्स तभी आएंगे 5S के पूरे उसके अंदर कि विजिबिलिटी होनी चाहिए, स्टीयरिंग टीम को स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ, खाली टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ कमिटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको आपको ट्रेनिंग जब हम देंगे तो ये कमिटमेंट या वर्क कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आता है शेयरिंग लर्निंग फ्रॉम पायलट जोन। जो हमने शुरुआत की थी पायलट जोन से, तो उसकी लर्निंग, उसके रिजल्ट्स, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, वो पूरी कंपनी में हमें शेयर करने चाहिए, ताकि मोटिवेशन भी बढ़ता है टीम का, उनको एक्सपीरियंस भी होता है, उनका स्किल भी बढ़ता है, सो दैट दे कैन स्टार्ट इन देयर ओन एरिया। चौथा पॉइंट आता है 5S को इफेक्टिव करने के लिए हमें प्रमोशनल एज वेल एज कम्युनिकेशंस मीटिंग करनी ज़रूरी हैं, ताकि जितनी भी टीम है उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज हम अपने 5S एक्टिविटीज़ को जो कर रहे हैं उसका गेन हमारे जोन में क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, ताकि उनका मॉरल बूस्ट रहे। और पांचवा पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर 5S इम्प्लीमेंटेशन। 7 नंबर पॉइंट है हमारा, स्टेप नंबर 7 है चेक शीट या ऑडिट स्कोर्स। यह चेक शीट्स या कंपनी के डिटेल वाइज होता है, जिसके अंदर हम लोग 1S 2S 3S 4S एंड 5S को कवर करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 1S एंड 2S की दिखाया गया है, और सिमिलरली नीचे 3S 4S एंड 4S का होना भी ज़रूरी है। और इसके अंदर चेकशीट में हमने स्कोर को भी दिखाया है, कॉलम को, जिसके अंदर 1 2 3 दिखाया गया है कॉलम्स, जिसके अंदर हम मार्किंग कर सकते हैं 0 से लेकर के 4 तक, और देयर आर 5 स्कोर इज आल्सो देयर। तो इसके अंदर हम ट्रेंड देख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में हो रहा है, पहले कम था फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा स्कोर, और जिससे हम दिखा सकते हैं कि हमारे जोन के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट स्टेप नंबर 8। इसके अंदर दोस्तों इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर स्टेप कमज़ोर होने लगते हैं, जबकि अगर हम 8वें स्टेप के ऊपर अगर हम फोकस नहीं करते हैं। सारे स्टेप्स करने के बाद में 8वां स्टेप जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 5S के लिए। इसके अंदर सभी प्रकार के एक्शंस और रिजल्ट्स का रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। इस रिव्यू के अंदर फोकस क्या करना चाहिए, पहला और फोकस ये करना चाहिए कि जो मेरा इम्प्रूवमेंट का एरिया था या इम्प्रूवमेंट के जो मेरे टारगेट्स थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
और दूसरा है मेरे ऑपरेटर्स या मेरे एसोसिएट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। क्या सभी जोन्स में 5S का स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टेप नंबर 8 से आएगा। इसे हम कहते हैं रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट्स। नाउ कमिंग टू 5S सिस्टम की जो सक्सेस है, ज़्यादातर हम लोग ये कहते हैं कि ये फेल क्यों हो जाते हैं। कई बार कंपनीज में जब हम 5S इम्प्लीमेंट करते हैं, हर साल वो 5S इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं और वापस वो उनका स्कोर कम हो जाता है, 1S या 2S पे ही अटके रहते हैं। तो इसके बड़े रीजंस हैं 8। पहला रीज़न है जो प्रोजेक्ट के लीडर्स या टीम लीडर्स हैं वो डिसीजन मेकर्स नहीं होने चाहिए। अगर वो डिसीजन मेकर्स हैं तो आपका 5S कभी भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 5S एक TEI एक्टिविटी है जिसके अंदर टीम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिटिक्स का होना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव थिंकर्स एंड नेगेटिव थिंकर्स टीम होती है, तो उनको जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स और कम्युनिकेशंस के ऊपर बहुत जोर देना होता है। तीसरा पॉइंट आता है नॉलेज या एक्सपीरियंस की कमी होना। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपके पास एक वर्किंग 5S इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि वो एक्टिविटी करने के बाद में हमारे रिजल्ट्स आ सकें। चौथा पॉइंट आता है टॉप मैनेजमेंट या स्टीयरिंग मैनेजमेंट की सपोर्ट में कमी आना। वो 5S की एक्टिविटीज़ को इतना फोकस में नहीं लाना, जिससे कि फोकस कम हो जाता है और रिजल्ट्स नहीं आते हैं। पांचवा पॉइंट है 5S इम्प्लीमेंटेशंस केवल टॉप मैनेजमेंट द्वारा होना, नीचे टीम का इन्वॉल्वमेंट ना होना भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम नीचे की टीम को या ऑपरेटर्स को, वर्कमैन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उससे भी हमारे इम्प्लीमेंटेशंस वीक होते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सारी इम्प्लीमेंटेशंस कुछ या स्मॉल नंबर्स ऑफ टीम के साथ ही होना, कुछ 5 या 10 लोगों के बीच में ही अगर 5S की इम्प्लीमेंटेशन सारी कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे फेलियर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 5S के। सातवां पॉइंट है 5S सिस्टम का प्रोजेक्ट की तरह मानना। उसको हम एक प्रोजेक्ट की तरह मानते हैं कि ये तो एक प्रोजेक्ट है, जो कि गलत है। इसको हमें एक वर्क कल्चर की तरह मानना होगा। तो अगर हम वर्क कल्चर की तरह मानेंगे तो फिर सस्टेनेबिलिटी भी आती है, स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है और सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट आती है। और आठवां पॉइंट है हाई प्रेशर्स को लेकर के 5S का स्टार्ट करना, कि आप 5S को एक बड़े ही हाई प्रेशर्स के अंदर कर रहे हैं। उस प्रेशर के अंदर आप क्विक रिजल्ट्स के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और कई चीज़ें बाईपास होती हैं, जिससे कि 5S सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और रिजल्ट्स जल्दी आने के लिए हमें फेलियर्स आने लग जाते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की कि आपको मेरी ये ट्रेनिंग इजी अंडरस्टैंडिंग और सिंपल एग्जांपल्स के साथ में प्राप्त हो। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि मेरे को आप कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम इस वीडियोस को और भी इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी और मैं थैंक्स करता हूँ वॉचिंग फॉर माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फर्दर forward to your team's members in your company so that the results will come all across. Thank you.